हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारी सीरीज़ का तीसरा वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पहले दो वीडियो में हमने समझा कि हिस्ट्री क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या थी, और उसके बाद उसका फॉर्मेशन और एवोल्यूशन कैसे हुआ। अब देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन या एवोल्यूशन जैसे भी हुआ, जो मिशन हमने स्टडी की, क्रिप्स मिशन हो या कैबिनेट मिशन हो, हमने एक बेसिक आइडिया कर लिया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पिक्चर में आ गई थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमको ये देखना है। तो आज हम जो अपनी बात आगे बढ़ाएंगे वो इस कैबिनेट मिशन के आगे बढ़ाएंगे, और कैसे फॉर्मेशन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, क्या क्या उस समय बैकग्राउंड था, क्या क्या लॉ आए, क्या क्या एक्ट आए, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। मेंबर्स कौन थे, कैसे फॉर्म हुई, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। उसके पहले मेरा आपको एक सजेशन है कि देखिए, आज डेट्स बहुत सारी हैं, और डेट्स के साथ साथ कुछ ऐसे नाम हैं जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी भी कॉम्पिटिटिव पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आप उन डेट्स को बहुत केयरफुली देखिएगा और सुनिएगा। उसके बाद आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो कमेंट में बताइएगा, तो अपन फिर आगे उसको और देख लेंगे। अब हम आगे बढ़ाते हैं कैबिनेट मिशन के बाद। देखिए, कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया था तो उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए स्वीकृति दे दी थी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पूर्णतः सोवराइन तो नहीं थी, सोवराइन इन द सेंस कि पूर्णतः फैसले जो हैं वो स्वयं के प्रभाव से नहीं ले सकती थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रोल उसमें था। उसके बाद फिर दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि 1906 में जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ था, उसके बाद कंटिन्यूसली उनकी कुछ डिमांड्स थी। क्या डिमांड्स थी? वो ये थी, वो ये चाहते थे कि उनको एक सेपरेट जो है इलेक्टोरेट मिले। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब ये है कि वो चाहते थे कि मुस्लिम जो है उनका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन ऐसा हो ताकि उसमें उनकी जो बहुलता है वही जो है बाद में रिजल्ट दे। कैसे? जैसे अगर एक कोई मुस्लिम बहुल राज्य है या फिर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, तो जो कैंडिडेट हो वो मुस्लिम ही हो और सिर्फ मुस्लिम वोटर्स ही वोट करें। ये होता है सिंपल इलेक्टोरेट का मतलब। अब वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले। तो देखिए, 1909 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक रिफॉर्म लाया गया था जिसको हम लोग जानते हैं नाम से। वो नाम है मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म। देखिए, मॉर्ले कौन थे? ये थे सेक्रेटरी, और मिंटो कौन थे? ये हमारे वायसरॉय थे। तो इन दोनों के द्वारा एक रिफॉर्म लाया गया था जिसको बोलते हैं 1909 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अब इस रिफॉर्म ने वो स्वीकृति मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव को दे दी थी। मीन मुस्लिम लीग को वो फ्रीलांस मिल गया था, और ये लॉ पास हो गया था कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव अब से अलग होंगे, मुस्लिम्स के लिए इलेक्टोरल अलग होगा। ठीक है, तो ये उस समय पास हो गया था। अब काफ़ी उसके बाद फिर उतार चढ़ाव हमने देखे 1916 1920s में जो भी मूवमेंट हुए। उसके बाद फाइनली जब 1946 में आया कैबिनेट मिशन, तो उसने इस रिफॉर्म को, जो कि मुस्लिम्स को मिला हुआ था 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट का, वो खारिज कर दिया। उनका कहना था कि कोई सेपरेट राइट मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा, कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को नहीं मिलेगा। 1946 में ये इम्पॉर्टेंट एक जो घटना थी वो हुई थी। तो एक आपको ये याद रखना है कि 1909 में कौन सा रिफॉर्म लाया गया था? मार्ले मिंटो रिफॉर्म। इसमें क्या हुआ था? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, ये हुआ था इसमें। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स मिला था, पर जैसा कि आप सब जानते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन ने इसे खारिज कर दिया था। पेपर में कई बार ये पूछ लेता है कि बताइए ऐसा कौन सा रिफॉर्म है जिसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1909। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो इस बार पीएससी के 2020 के पेपर में भी है, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। तो ये एक तो हो गया। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं कैबिनेट मिशन को। तो कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया,
तो उसकी जो शर्तें थी वो हमने देखी। उसके बाद फिर रेगुलर 1946 के कैबिनेट मिशन की ये खारिज करने के बाद लगातार मुस्लिम्स की जो डिमांड थी, मुस्लिम लीग की जो बेसिकली बोलना चाहिए मुझे जो डिमांड थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। और फिर ये डिमांड जो है एकदम से कन्वर्ट हो गई किसमें, सेपरेट कंट्री के लिए। देखिए बहुत बड़ा मोड़ था एक 1946 के बाद 1947 तक, जो एक साल के भीतर ये जो इतना बड़ा मोड़ ले लिया था देश ने। हालांकि 1940s के अराउंड भी अलग देश की मांग उठी थी, पर उस समय शायद उतना ज़्यादा इस चीज़ को फोकस में नहीं लिया गया। हालांकि आप एक नाम जानते हैं, रहमत अली, जिन्होंने पाकिस्तान नाम भी दे दिया था उस समय। तो डिमांड तो उस समय भी थी, पर 1946 के बाद जब कैबिनेट मिशन आया और उसने जब ये प्रूफ हो गया कि इंडिया को अचीवमेंट इंडिपेंडेंस जो है वो अचीव थोड़े ना थोड़े टाइम पे हो जाएगी, फिर उनकी डिमांड जो है ये काफ़ी हद तक जो है वो बढ़ गई। और फाइनली जब इतने उतार चढ़ाव के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ये सब बहुत बार बार मीटिंग करते थे, बार बार एक दूसरे से मिलते थे, रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे से मिलते थे, बार बार मेंबर्स एक दूसरे से मिलते थे, काफ़ी मीटिंग्स हुई, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बार बार जो है प्रस्ताव जाता था। तो फाइनली ये देखा गया कि अगर इंडिपेंडेंस के बाद कम्युनल राइट्स ना बढ़ें और कोई भी प्रॉब्लम ना हो तो वो सही होगा कि देश का विभाजन हो जाए। देखिए इंडिया की इंडिपेंडेंस जो है और डिवीज़न जो इंडिया का हुआ था, वो दौर एक बहुत ही सैड और बहुत दुखद टाइम था। उस समय जो भी कंडीशंस देश में बन रही थी, हालांकि कोई चाहता नहीं था कि डिवीज़न हो, पर कुछ लोगों के चाहने के मात्र कारण से डिवीज़न हुआ या फिर विभाजन हुआ। तो उस पर नहीं जाते हैं, हम देख रहे थे कैबिनेट मिशन के बाद। उसके बाद फिर फाइनली जब डिवीज़न को स्वीकृति मिल गई तो फिर एक प्लान जो कि अपने आप में बहुत फेमस है और आप सबने शायद इनडायरेक्टली इसे कई बार सुना होगा, उसका नाम था माउंटबेटन प्लान। माउंटबेटन प्लान, अब देखिए माउंटबेटन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये हमारे देश के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। मेरी बात को केयरफुली सुनिएगा, लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए गवर्नर जनरल तो उसके बाद भी आए हैं। सी राजगोपालाचारी, ये नाम आपने सुना होगा, सी राज गोपालाचारी, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। सी राजगोपालाचारी जो थे ये फ्री इंडिया के पहले गवर्नर जनरल थे। और माउंटबेटन कौन थे, फ्री इंडिया के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। दोनों बातों को याद रखिएगा क्योंकि ये डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। तो माउंटबेटन कौन थे, फ्री इंडिया के लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल। और सी राजगोपालाचारी कौन थे, फ्री इंडिया के पहले इंडियन ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ओके, माउंटबेटन प्लान को हम एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है 3 जून प्लान। क्या नाम है, 3 जून प्लान। थ्री जून प्लान या 3 जून प्लान भी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है 3 जून प्लान, क्योंकि ये प्लान इसी दिन भारत देश में आया था। 3 जून को ही वो प्लान इंडिया में आया था, इसलिए इस प्लान को क्या बोलते हैं, माउंटबेटन प्लान। अब ये प्लान आया था तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी रहे होंगे। इसका मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था, वो ये था कि इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन कराना, बस, और कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था। माउंटबेटन जो लास्ट गवर्नर जनरल ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भेजे गए थे, वो सिर्फ इसी उद्देश्य से भेजे गए थे कि पार्टीशन कैसे करना है, पार्टीशन में क्या क्या पाकिस्तान के पास जाएगा, कौन कौन से प्रांत, कौन कौन से क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाएंगे, कौन कौन से क्षेत्र इंडिया में रहेंगे। सिर्फ इसी के लिए माउंटबेटन प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन एज ए गवर्नर जनरल इंडिया आए थे। तो ये प्लान आया था 3 जून 1947 को, इसलिए इस प्लान को हम बोल देते हैं 3 जून प्लान। ठीक है, मैं ईयर मेंशन कर देता हूँ, 3 जून 1947 को। अब देखिए जब ये प्लान आया तो ये तो तय ही हो गया था कि पार्टीशन होना है।
और प्लान में ये भी डिसाइड हो गया था कि क्या इंडिया के पास रहेगा, क्या क्या पाकिस्तान में चला जाएगा, ये सब भी डिसाइड हो गया था। तो देखिए उसी समय थोड़ा सा अगर हिस्ट्री में जाए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन भी इस बीच चल ही रहा था। वो ऐसे, एक डेट याद रखिएगा, 9 दिसंबर 1946। अब ये डेट का मतलब क्या है सुनिए। नाइन्थ दिसंबर 1946। अब ये डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि देखिए ये सब जो बैकग्राउंड में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये सब तो चल ही रहा था, पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फॉर्मेशन भी तो करना था। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फॉर्मेशन के लिए जो पहली मीटिंग बैठी थी कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके बीच में जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुना गया था एक। देखिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट इसलिए चुना गया था क्योंकि हो सकता है कि उस समय सहमति नहीं बन पा रही हो कि कौन प्रेसिडेंट होगा कौन नहीं होगा। मुस्लिम लीग अपना कुछ प्रेसिडेंट चाह रही होगी, कांग्रेस अपना कुछ प्रेसिडेंट चाह रही होगी। तो ये स्वीकृति ना बनने के कारण जो सर्वसम्मति से डिसाइड हुआ वो ये कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अभी के लिए टेम्परेरी प्रेसिडेंट होंगे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, क्योंकि ये सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे उनमें, इसलिए इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो पहली असेंबली की मीटिंग कब हुई? 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। उसके बाद 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को ही दूसरी मीटिंग हुई, सेकंड मीटिंग। और इसमें यह डिसाइड हुआ कि आखिर इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो देखिए 9 दिसंबर को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने पहली मीटिंग में, और फिर सेकंड मीटिंग में परमानेंट प्रेसिडेंट बने और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनके नाम से आप भली भांति जानते होंगे सब इनको। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। इसके पीछे भी लॉजिक सिर्फ यही था क्योंकि ये हमारे पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सबसे पहले परमानेंट प्रेसिडेंट थे। तो सर्वसम्मति से ये डिसाइड हुआ कि यही पहले प्रेसिडेंट होंगे। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ तक तो वो बैकग्राउंड अलग चल रहा था, लॉ आ रहे थे, माउंटबेटन प्लान आया, उस बीच में ये सब हो रहा था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हुआ, मीटिंग हुई, सेकेंड मीटिंग हुई, प्रेसिडेंट बने, और फिर फाइनली 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग हुई, और उसमें फाइनली ऑब्जेक्टिव जो है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जब जिसको बोलते हैं, मतलब एक उद्देश्य जो है, वो जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ के प्रस्ताव दिया, और फाइनली जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम जो है वो स्टार्ट किया। तो किसने वो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताविका पढ़ी थी? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो पास किया, और 13 दिसंबर 1946 से असेंबली का काम स्टार्ट हो गया। अब असेंबली का जो काम था, देखिए वो इतना आसान नहीं था। क्यों आसान नहीं था? क्योंकि देखिए लगातार जो है
मुस्लिम्स की लिखी डिमांड थी कि हमको अलग चाहिए, हमको अलग चाहिए। वो इलेक्टोरेट अलग चाहते थे, वो अपना रिप्रेजेंटेटिव, वो अपनी सारी कुछ चीज़ें अलग चाहते थे, देश अलग चाहते थे। तो देखिए 13 दिसंबर 1946 के बाद भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हुए, एक एक करके हम सब डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या हुआ था कि लास्ट दिसंबर के बाद जब 1947 आया, जो कि हमारे लिए बहुत हिस्टोरिकल ईयर है, उसकी स्टार्टिंग में ही कुछ चीज़ें जो है वो शायद ऐसी हुई जो हिस्टोरिकल बनाने में अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट थी। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश में जो पहले पीएम थे विंस्टन चर्चिल साहब, वो और क्लीमेंट एटली साहब, इन दोनों के बीच में चुनाव हुआ और फाइनली क्लीमेंट एटली ने एक घोषणा करी, अनाउंसमेंट किया जनवरी में ही कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो इंडिया को इंडिपेंडेंस जो है वो मिलेगी और जल्दी मिल जाएगी। ये अनाउंसमेंट उनका उस समय आ गया था और फिर हुआ भी यही, चुनाव वो जीत गए। कौन? क्लीमेंट एटली। तो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के वक्त ब्रिटिश के प्रेसिडेंट पीएम कौन थे, तो उनका नाम क्या होगा? क्लीमेंट एटली। कौन थे ये? ब्रिटिश पीएम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हुआ क्या था कि 4 जुलाई 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश जो संसद थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वहाँ पे एक बिल गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ये आया था। उसके पहले एक बिल गया था, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। वो बिल गया था 4 जुलाई 1947 को और 18 जुलाई 1947 को वो बिल ब्रिटिश गवर्नमेंट में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हो गया था। तो ये डेट भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल कब पारित हुआ था या कब जो है वो पास हो गया था। तो वो डेट है 18 जुलाई 1947। चार जुलाई को पेश हुआ। चार जुलाई को पेश हुआ और 18 जुलाई को पास हो गया। तो इतनी बात तो तय थी कि 18 जुलाई 1947 के बाद पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर हो गई थी और ये तय हो गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी। अब बस वो एक डेट डिसाइड करना थी कि किस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी। ओके, तो ये डेट याद रखिएगा दोनों, 4 जुलाई एंड 18 जुलाई। ओके, अब देखिए जैसे ही ये लॉ पास हुआ वहाँ पे या एक्ट पास हुआ वहाँ पे, तो फिर उसके बाद फाइनली जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो भारत आया। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है वो जब भारत आया तो उसकी कुछ शर्तें भी थी और कुछ प्रावधान भी थे या प्रोविजन भी थे जो कि इंडिया में अनाउंस करने थे। तो कब आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट? 1947। देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया। इसके पहले थोड़ा सा अगर बैक चलें कैबिनेट मिशन में, तो कैबिनेट मिशन के टाइम पर एक चीज़ जो फॉर्म हुई थी जिसको हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नाम से जानते हैं। इंडिया में जो भी जो लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर जिसको हम बोलते हैं कि एक ऐसी जो इंस्टीट्यूशन है लेजिस्लेचर जो कि इंडिया में सारे उस समय जो है विधि बनाती थी और कैबिनेट मिशन ने ही वो पावर जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दी थी कि जब तक
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है तब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही वहाँ के सारे विधि जो है वो बनाएगी। इसलिए उसको विधानमंडल भी हिंदी में बोला जाता है। लेजिस्लेचर आपसे कोई पूछे या आपको कभी अगर जानना हो तो बहुत अच्छा आर्टिकल दिया हुआ है कई जगह लेजिस्लेचर को लेके, बहुत अच्छी डेफिनेशंस दी हुई हैं। तो लेजिस्लेचर का सिंपल मतलब होता है विधानमंडल या विधि बनाने वाला मंडल ही लेजिस्लेचर कहलाता है। क्योंकि आगे जाके इस चीज़ का बहुत यूज़ होने वाला है, इस वर्ड का बहुत यूज़ होने वाला है, तो उसको ध्यान रखिए। अब देखिए, जब कैबिनेट मिशन ने ये ताकत जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को दे दी थी कि अभी जब तक लॉ नहीं बनता है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता है, तब तक आप ही जो है वो विधानमंडल के जैसे कार्य करेंगी या लेजिस्लेटिव काउंसिल के जैसे काम करेंगी। पर सवाल ये था कि आखिर कौन से लॉ को फिर फॉलो करेगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, आपको याद आ रहा होगा, पहले मैंने इस चीज़ का नाम जो है बहुत बार लिया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि हमारे भारत देश में जब आया था, तो उसमें कुल मिला के 321 आर्टिकल और 10 शेड्यूल थे। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करवाएगी भारत के लोगों को, वो किसके तहत करवाएगी? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो आर्टिकल्स और शेड्यूल्स है उसके बेसिस पे। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ये शक्ति मिल गई थी कि भाई आप जो भी उस समय रूल फॉलो करेंगे वो किसके अंडर करेंगे? इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें कितने आर्टिकल थे? 321 आर्टिकल एंड 10 शेड्यूल्स। ये याद रखिएगा, हो सकता है पेपर में, अभी तक तो शायद मुझे नहीं लगता कि पूछा गया है, पर कभी भी किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, इसलिए इस टर्मिनोलॉजी को थोड़ा याद रखिएगा। ओके, तो कैबिनेट मिशन ने एक चीज़ तो तय कर दी थी कि एक फ्रेम वर्क कैसा होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, शायद इसी की हेल्प लेके या इसी को एकमात्र जो है वो सोर्स बना के, और इंडिया ने जो भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन किया है वो इसी के बेस पे किया हुआ है। देखिए, हमारे भी आज कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, शेड्यूल्स पढ़ते हैं, पार्ट पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं पहले ही ऐसा फ्रेमवर्क हमारे पास अवेलेबल था। ओके, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो रूल बनाती थी या फिर रूल फॉलो करवाती थी। ओके, अब देखिए, इतनी सारी बातें हुई और फाइनली 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई। मीन्स 14 अगस्त की रात को सारे कुछ प्रावधान, सारी कुछ शक्तियाँ इंडिया की गवर्नमेंट को देकर, इंडिया की गवर्नमेंट उस समय कौन थी याद रखिएगा, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसी के जो मेंबर्स थे, उसी के जो मेंबर्स थे वही जो है एक इंटरिम कैबिनेट फॉर्म हुआ था। क्या फॉर्म हुआ था? इंटरिम कैबिनेट, मतलब कि एक ऐसा कैबिनेट जो कि अभी अस्थाई है, टेम्परेरी है। हालांकि बाद में फिर चुनाव हुए, परमानेंट हुआ, पर उस समय अस्थाई था क्योंकि चुनाव तो थे नहीं उस समय। और ये इंटरिम कैबिनेट सिर्फ तब तक था जब तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह बन नहीं जाता, लागू नहीं हो जाता और वापस फिर चुनाव नहीं होते, तब तक ये कैबिनेट ने काम किया। तो वो कौन थी? इंटरिम कैबिनेट। इस इंटरिम कैबिनेट के कौन कौन मिनिस्टर्स थे, क्या क्या थे, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना जानिए कि इसमें जो पहले प्रधानमंत्री जो इंटरिम कैबिनेट के बने थे वो कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू जी। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू जी ही हमारे इंटरिम कैबिनेट के पीएम थे। ओके, और होम मिनिस्टर कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसके बारे में हम काफ़ी डिस्कस करेंगे। तो समझ में आया आप लोगों को कि कैसे जो है वो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। अब देखिए, इंडिया की इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी, पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम ख़त्म नहीं हुआ था। उनको अभी भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो है काम करना था। तो हुआ क्या, पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसके कुछ मेंबर्स होंगे। तो देखिए, विभाजन के पहले की स्थिति क्या थी और विभाजन के बाद की स्थिति क्या हुई, अब अपन वो देखेंगे। तो मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिफोर पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन।
तो देखिए, इसमें हम देखेंगे कि मेंबर्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो बिफोर पार्टीशन क्या थे और मेंबर्स जो थे वो आफ्टर पार्टीशन क्या थे। इसके पहले छोटी सी एक बात समझिए कि ये जो मेंबर्स इलेक्ट होके आते थे या फिर फॉर्म होते थे, ये होते थे 1:10 लाख के रेशियो में। क्या होता था कि जो 10 लाख की पॉपुलेशन में से एक मेंबर आता था, रिप्रेजेंट करता था उन 10 लाख की आबादी को, पॉपुलेशन को। तो ऐसे इसके मेंबर जो है वो इलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और इलेक्ट होने के बाद जो संख्या पहली बार आई थी पार्टीशन के पहले, वो थी 389। कितनी थी? 389। अब इसमें से भी जैसे कल हमने देखा था कि कैबिनेट मिशन में हमने ब्रिटिश इंडिया और ऐसे स्टेट्स की बात की थी जो कि अदर देन ब्रिटिश इंडिया या फिर अलग से स्टेट जो थे, प्रोविंसेस थे जो कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करते थे, उनके मेंबर्स जो थे इसमें अलग अलग थे। तो ब्रिटिश इंडिया के कितने मेंबर थे? 292 फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया, ठीक है, इतनी बात क्लियर। उसके बाद जो 93 मेंबर्स थे, वो कौन से थे? ऐसे स्टेट अदर देन ब्रिटिश इंडिया, मतलब जो ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते थे, वो अदर प्रोविंसेस कितने थे? 93। उसके बाद 4 ऐसे मेंबर और थे जो कि कहीं से इलेक्ट नहीं होते थे, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा असाइन किया गया था और वो सेक्रेटरी हुआ करते थे। ऐसे कितने मेंबर थे? 4 मेंबर। ओके, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। अब देखिए, ये तो सबसे पहले जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फॉर्म हुई थी उसके मेंबर हैं 389 मेंबर्स। पर आप जानते हैं जैसे ही 18 जुलाई 1947 को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है वो पास हो गया, और 26 जुलाई को 1947 में जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ये सोचा कि अब जब ऐसा हो ही गया है तो हम क्यों ना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाएं। मीन्स उनने 26 जुलाई 1947 को सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड कर दी। तो देखिए, पहले 389 मेंबर थे, पर 26 जुलाई 1947 के बाद जो स्टोरी हुई वो ये हुई। तो इसको ऐसे समझें, 26 जुलाई 1947 को जब पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, तो जो पाकिस्तान के सपोर्टर थे वो उस असेंबली में चले गए। तो फिर जो संख्या बची वो बची 324। ओके, कितनी बची? 324। इसमें से भी फिर अलग कर लेते हैं। 235 जो थे वो कौन से थे? ब्रिटिश इंडिया वाले। और जो 89 मेंबर थे वो स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत नहीं आते थे। तो 26 जुलाई 1947 के बाद जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्ट्रेंथ बची थी वो इतनी थी, कितनी? 324। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? उसके बाद ये तो तब था जब इंडिया को इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी। 389 हुए, फिर 324 हुए। और जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई फाइनली 15 अगस्त 1947 को, तो फिर जो है और लोगों ने, इंडिया पाकिस्तान फॉर्मेशन हो ही गया था, तो फिर और लोगों ने बैकआउट किया। इस 324 के बाद भी संख्या जो है वो कम होती गई, घटती गई, घटती गई। लोग पाकिस्तान जाने लगे। कई मेंबर्स जो हैं वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान में जाना चाहते थे। तो 324 से भी कम हुई और फाइनली आते 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 31 अक्टूबर 1947 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो भंग हो गई, क्योंकि लगातार बैकआउट हो रहा था मेंबर्स का। तो 31 अक्टूबर 1947 को ये असेंबली भंग हो गई।
ये डेट याद रखिएगा, 31 अक्टूबर 1947 को भंग हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग हो गई। ओके, मीन्स डिसॉल्व हो गई। ओके, डिसॉल्व हो गई। फिर उसके बाद 31 दिसंबर 1947 को अगेन ये जो है वो फिर फॉर्मेशन हुआ इसका। क्या हुआ? फॉर्मेशन हुआ। तो उसके बाद जो फाइनली जो संख्या बची हुई थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, वो बची थी 299। कितनी बची हुई थी? 299। तो ये थी फाइनल संख्या, जो कि 31 अक्टूबर 1947 के बाद 31 दिसंबर 1947 को जब फाइनली रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और फिर उसके बाद जो संख्या बची वो कितनी बची? 299। तो 389 से डायरेक्ट 299 मीन्स लगभग 90 मेंबर्स जो है वो कम हो गए थे। ओके, आया समझ में? तो ये था फाइनल जो आज का अपना सेशन था, वो पूरा जो हमने बेस देखा कि कैसे एक्ट आए और कैसे जो है वो फॉर्मेशन हुआ। चलिए अब क्विक क्विक रिवीजन की बात कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन 1946 में आया। उसने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम्स का जो है वो कैंसिल कर दिया। मीन्स वो क्या बोलते हैं, नहीं चाहते थे कि सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव मिले मुस्लिम्स को। ये सेपरेट रिप्रेजेंटेटिव की बात कहाँ से आई है? 1909 से मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया था वहाँ से आई थी। ओके, जो कि फाइनली कैबिनेट मिशन ने उसको क्या किया? खारिज कर दिया। उसके बाद फिर डिमांड तो पर बढ़ ही रही थी। 1947 में माउंट बैटन प्लान आया। अब ये माउंट बैटन प्लान को 3 जून प्लान भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये 3 जून 1947 को ही आया था। तो 3 जून 1947 को ये प्लान का जो उद्देश्य था या ऑब्जेक्टिव था वो सिर्फ ये था कि कैसे इंडिया का और पाकिस्तान का पार्टीशन करना है। मतलब इंडिया का पार्टीशन कैसे करना है इंडिया और पाकिस्तान में, मीन्स डिवीजन इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो माउंट बैटन प्लान या फिर 3 जून प्लान हम लोग बोलते हैं। माउंट बैटन कौन थे? हमारे लास्ट जो है ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, अब देखिए क्या है, उसके बाद फिर फाइनली जब पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेटिव अलग हो गए, पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव अलग हो गए, तो आप जानते हैं। अब उसके बाद फिर हुआ क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें तो 4 जुलाई 1947 को सर क्लीमेंट एटली, जो कि ब्रिटिश के पीएम बने थे, उन्होंने 4 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट में पेश किया, जो कि 14 दिन बाद ही मीन्स 18 जुलाई 1947 को ही पारित हो गया या पास हो गया। और फिर फाइनली 18 जुलाई 1947 को पास होने के बाद हमारा जो फॉर्मेशन हुआ इंडिपेंडेंस का वो कैसे हुआ ये हमने देखा। अब देखिए क्या है, इस बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो तो अपना काम कर ही रही थी, या उसकी फॉर्मेशन की बात तो चल ही रही थी। तो एक डेट थी 9 दिसंबर 1946 जो कि पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। उसके बाद फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग में जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरी मीटिंग में जबकि परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि आगे चल के हमारे पहले प्रेसिडेंट भी बने। ओके, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने फाइनली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन दिया और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो काम है वो स्टार्ट हुआ। ओके, इतनी बात हमने की थी। उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो मेंबर्स बने थे वो आखिर कैसे बनते हैं। तो देखिए मेंबर बनते हैं कैसे, 1:10 लाख के रेशियो में, मीन्स हर 10 लाख पॉपुलेशन में से एक मेंबर आता है रिप्रेजेंट करने के लिए। और ऐसे हमने जो संख्या देखी थी वो थी 389। उसके बाद 389 के बाद जब 26 जुलाई 1947 को फाइनली जब पाकिस्तान ने डिमांड की कि हमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग चाहिए, उसके बाद जो संख्या बची वो बची 324। उसके बाद फिर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई फाइनली, तो एक के बाद एक मेंबर्स कम होते चले गए और 31 अक्टूबर 1947 तक आते आते जो है वो भंग हो गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फिर वापस से 31 दिसंबर 1947 को उसका जो फॉर्मेशन हुआ, और फिर जब जो मेंबर्स की संख्या बची थी वो फाइनली आके बची थी 299। तो आई होप ये क्विक रिवीजन आपके लिए जो है वो अच्छा साबित हो, और आपको जो भी डाउट लगते हैं या जो भी ऐसा कुछ लगता है कि आपको समझ में नहीं आया या थोड़ा डिफ़िकल्टी है, तो आप वीडियो को एक दो बार जो है आगे पीछे करके देख सकते हैं। ओके, और फिर भी उसके बाद आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो अनक्लियर है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसकी आपकी ये क्वेरी जो है वो पूरी कर दूँगा। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितना नॉलेज लोगों के पास पहुँचेगा मैं अपने आप को उतना ही कुछ नसीब समझूंगा। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लाइकिंग।